हेलो मेरे आरंभ बैच के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप क्लास 11 स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, क्या चल रहा है। और हम लोग इन द प्रीवियस लेक्चर पहुंच चुके थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ऊपर। हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर स्क्रॉडिंजर अंकल की स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी थी। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ने के बाद हमने देखा था कि किस तरीके से स्क्रॉडिंजर चाचा ने अपनी क्वांटम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके, वेव मैकेनिक्स का इस्तेमाल करके और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके हमें बताया था कि कितने तरीके के क्वांटम नंबर्स होते हैं। हमने क्वांटम नंबर सीखे थे और अब हम लोग अभी क्वांटम नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल या सवाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए पहले ज़रा मैं आप लोगों को समझा दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है। क्योंकि यूजुअली क्वांटम नंबर पर अगर मैं सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए आपके पास में एक शेल है 4p। 4p के लिए आप मुझे जितने भी पॉसिबल क्वांटम नंबर है निकाल के बताइए। तो भाई 4p, 4 से समझ में आ रहा है कि ये 4th शेल में होगा। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि p ऑर्बिटल के लिए अजीमुथल क्वांटम नंबर हमेशा 1 होता है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अब जब अजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 हो जाएगा 2l+1 वाले फॉर्मूला से। और इस 3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका -l to +l होगा, इसलिए -1 0 एंड +1। और स्पिन क्वांटम नंबर इसके इलेक्ट्रॉन का ±½ होगा। तो ये इस तरीके के सवाल बच्चों वाले हैं, हम ये करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप लोग खुद ही समझ चुके हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं और हेडिंग डालते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। आइए हम लोग स्टार्ट करें पढ़ना अबाउट शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। एक छोटा सा अपडेट, वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। नाउ गाइस, बेसिकली क्या हुआ, मैक्स बॉर्न करके एक साइंटिस्ट थे, मैक्स बॉर्न। एंड मैक्स बॉर्न ने एक बात बताई कि अगर आप लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हो अगेंस्ट साई एंड आर, तो आप लोगों को एक अंदाजा मिल जाता है कि एक ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को यही ग्राफ प्लॉट करके पढ़ाऊंगा फॉर एस ऑर्बिटल। तो सबसे पहले इन क्वेस्ट ऑफ सर्चिंग एस ऑर्बिटल का शेप, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। ठीक है। नाउ गाइस, हुआ क्या, देखिए बहुत सिंपल सा खेल खेला गया। एक एक्सिस पर साई ले लिया गया। वी ऑल नो व्हाट इज साई, वी ऑल नो व्हाट इज साई। साई इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और यहां पर हमने ले ली एक वैल्यू आर। व्हाट इज आर, इस एक्सिस पर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस एंड साई इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब हम लोगों ने इस ग्राफ को प्लॉट किया फॉर 1s ऑर्बिटल, हमने इस ग्राफ को किसके लिए प्लॉट किया, फॉर 1s ऑर्बिटल। अब जरा मुझे बताइए 1s ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होएगा। ठीक है। तो जब हमने ग्राफ प्लॉट करा तो इनिशियली हमने देखा कि ये ग्राफ बहुत हाई
एक्सिस पर है, यानी कि इस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है जब आप न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। टेक्निकली यहाँ पर आर की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि आप न्यूक्लियस में घुस चुके हैं। हम न्यूक्लियस में तो घुस नहीं सकते। हाइसेनबर्ग ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो नहीं सकता। तो आप न्यूक्लियस के एकदम नज़दीक हो, यहाँ पर कहीं पर हो, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। बट एज यू मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाना चालू करते हो, यू विल ऑब्जर्व अ डिक्रीज इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। एंड एक टाइम पीरियड के बाद आपको एक ग्राफ ऐसा दिखने लग जाएगा। तो यू आर ऑब्जर्विंग अ नेगेटिव स्लोप। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? तो इस ग्राफ से मैं क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन्स probability is maximum near nucleus, and as we move away from nucleus, its probability decreases. क्या ये चीज़ क्लियर हुई बच्चा लोग? कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत? ग्रेट। लेकिन जब हम लोगों ने 1s के बाद इस कर्व को एक्सटेंड करा फॉर 2s ऑर्बिटल, तो 2s ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर तो फिर भी 0 रहेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या ही देखिए, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस के नज़दीक रहा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रही। यानी जब मैं न्यूक्लियस के नज़दीक रहा, यहाँ पर तो आप न्यूक्लियस में घुस जाओगे, तो न्यूक्लियस से जब मैं बिल्कुल नज़दीक में था, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाने लगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होने लगी, और एक टाइम पीरियड आने के बाद ये 0 हो गई। आप देखो यहाँ पर इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना इस पॉइंट पर 0 होने लगी। और मैं क्या देखता हूँ कि बाद में ये नेगेटिव हो गई। नेगेटिव होने का एक मैक्सिमम पॉइंट अटेन करने के बाद ये फिर लेस नेगेटिव होने लगी और यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो गई। मुझे कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिला फॉर 2s ऑर्बिटल। यानी यहाँ पर तो मुझे साई की वैल्यू पॉजिटिव मिली, लेकिन यहाँ मेरे साई की वैल्यू नेगेटिव हो गई। नाउ एक बहुत बड़ा सवाल मैक्स बॉर्न के सामने खड़ा हुआ कि क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो सकती है? उन्होंने खुद से पूछा। यार उनको लगा नहीं यार, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 तो नहीं हो सकती। इनफैक्ट ये वाला कर्व आप देखेंगे, ये तो पूरा पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट पर आने के बाद, यानी इस रेडियस पर आने के बाद, इतने डिस्टेंस पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो गई। हाँ, इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो सकती है, इसीलिए उन्होंने इस पॉइंट को नाम दे दिया नोड। इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया? नोड। नोड मतलब जब साई की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाए? 0, 0 बन जाए, उसको क्या बोला जाता है? नोड। लेकिन उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि नोड की वैल्यू के बाद में साई की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप खुद सोचो, मेरे पास में पेन है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, एक पेन तो +1, 2 पेन तो +2, 10 पेन तो +10। मेरे पास में पेन नहीं है, 0, लेकिन मेरे पास में -2 पेन है। -2 का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी एक फिजिकल एंटाइटी, इसकी क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन ये ग्राफ के हिसाब से तो हो रही है। इसीलिए उन्होंने बोला, देयरफॉर इन्होंने बोला दैट साई हैज नो मैथमेटिकल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसीलिए यह समझाया गया कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। इनफैक्ट अगर हमें यह ग्राफ चाहिए तो हमें यह ग्राफ को R वर्सेस साई स्क्वायर से बनाना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर आपके साई की वैल्यू -2 है,
साई की वैल्यू -3 है, साई की वैल्यू -4 है, साई की वैल्यू -6 है, तो मैं साई का स्क्वायर कर दूं, -2 का स्क्वायर +4, -3 का स्क्वायर +9, -4 का स्क्वायर +16, -6 का स्क्वायर +36, मतलब नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब अब इस कर्व को ऑब्जर्व किया गया तो ये कर्व डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, एक पॉइंट पर आकर 0 पर टच कर गया, और फिर ये जो नेगेटिव जा रहा था स्क्वायर कर देने की वजह से ये फिर पॉजिटिव हुआ, एक मैक्सिमम पॉइंट को टच करा, और अब यहां आकर ये ऐसा कांस्टेंट हो गया, ये ऐसा आके यहां पर एक कांस्टेंट हो गया। तो ये आपका आर वर्सेस साई स्क्वायर का कर्व हो गया। नोड आपको अभी भी दिखाई दे रहा है, यू आर अगेन ऑब्जर्विंग अ नोड, मतलब नोड नाम की चीज होती है। नोड मतलब आपके एटम के अंदर का एक ऐसा एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 होती है। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखा जाए और इस ग्राफ के बेसिस पर अगर एस ऑर्बिटल का शेप बनाया जाए तो देखिए कैसा शेप बनेगा। ये है आपका न्यूक्लियस वाला पार्ट, जहां पर न्यूक्लियस है, आप न्यूक्लियस से दूर जाते गए तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती गई, कम होती गई, और यहां पर बिल्कुल 0 हो गई, मतलब इतना एरिया तुम्हारे 1s ऑर्बिटल का हो गया। आप यहां पर भी देखो, जब हमने इसको सिर्फ 1s ऑर्बिटल के लिए बनाया था तो जब आप न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक थे तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा थी, एक पॉइंट पर आकर आपकी मात्रा कम हो गई। फिर जब मैं इस ग्राफ को और आगे बढ़ाता तो शायद ये आगे चल के यहाँ पर कहीं पर 0 पर टच कर जाता, जैसा कि यहाँ पर किया है, मतलब ये कर्व तुम्हारे 1s ऑर्बिटल का हो गया। फिर एक नोड आया, यानी एक खाली स्पेस आया, फिर मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा हूँ मुझे फिर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक पॉइंट पर आकर, एक स्पेसिफिक रेडियस पर आकर इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गई, लेकिन फिर जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर गया फिर इसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम होती गई, यानी कि एक ऑर्बिटल आया, फिर गैप, फिर ऑर्बिटल। अगर मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा तो ये चीज़ चलती रहेगी। इमेजिन करो ये यहाँ आकर फिर 0 हो जाएगा, एक नोड आपको यहाँ पर फिर मिलेगा, और फिर ये कर्व बढ़ेगा, तो ये कर्व इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये 1s के लिए हो गया, ये 2s के लिए हो गया, फिर नोड आ गया, फिर ये कर्व 3s के लिए हो गया। मतलब s ऑर्बिटल का शेप, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना हमें कुछ इस तरीके से नजर आई। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? सो बेस्ड अपॉन दिस कर्व्स, बेस्ड अपॉन दिस कर्व हमें s ऑर्बिटल का शेप क्या मिला वो मैं बनाने वाला हूं, बट पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, सुपर। तो देखिए कैसे अब हम लोग इसके शेप को ड्रॉ करेंगे। अब हम एस ऑर्बिटल के शेप को आप देखो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, लेकिन शेप ड्रॉ करने से पहले आप एस ऑर्बिटल्स, ORBITLS, आप एस ऑर्बिटल के लिए एक चीज नोट कर लो कि एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एल की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, एम की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और एम का रिप्रेजेंटेशन हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि अजीमुथल 0 है। और इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ भी हो सकती है इलेक्ट्रॉन की, एंड -½ भी हो सकती है। तो जब ये देखा गया कि ये तुम्हारा अगर न्यूक्लियस है, प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों, ये तुम्हारा मोटू मोटू सा प्यारू प्यारू सा तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब देखो इस न्यूक्लियस के आसपास अगर मैं 1s ऑर्बिटल बनाऊं तो आप लोग सब जानते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास मैंने जैसा बताया था कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। तो ये देखिए आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको यहाँ पर मैक्सिमम दिखाई दे रही है। ये एक ही इलेक्ट्रॉन का फोटो है या 2 इलेक्ट्रॉन का फोटो है ये? अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि लाखों करोड़ों फोटो ली गई है एक ही एटम की, अलग 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 टाइम पीरियड पे। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो आपको न्यूक्लियस के आसपास घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो जब हमने वो सारी फोटोज जोड़ के एक फ़ोटो बनाई तो आपको इलेक्ट्रॉन इतनी सारी जगह पे दिखाई दे रहा है ये। और जब मैं न्यूक्लियस से थोड़ा दूर हुआ इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कम हो गई। दिस इज योर 1s ऑर्बिटल।
दिस इज द शेप ऑफ योर 1s ऑर्बिटल। ये है आपका 1s ऑर्बिटल का शेप। वैसे तो ये 2D स्ट्रक्चर है, जब मैं आपको इसका 3D स्ट्रक्चर इमेजिन करने को बोलूं तो आप इमेजिन करो कि आपके पास में एक फुटबॉल है। हम लोग सब जानते हैं कि फुटबॉल के अंदर एक ब्लैडर होता है। ब्लैडर, व्हाट इज ब्लैडर? एक सॉफ्ट सा जिलेटिन का एक गोला होता है जिसमें एक्चुअली हवा भरी जाती है। ये तुम्हारी साइकिल के टायर के अंदर ट्यूब होता है, बाइक के टायर के अंदर भी एक ट्यूब होता है, एक्चुअली हवा उस ट्यूब में भरी जाती है। टायर तो उस ट्यूब को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है क्योंकि ट्यूब बड़ा डेलिकेट होता है। ठीक उसी तरह फुटबॉल की जो आउटर कवरिंग होती है वो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, असली हवा तो ब्लैडर के अंदर होती है। तो इमेजिन करो फुटबॉल का ब्लैडर या फुटबॉल का ट्यूब या टायर का ट्यूब तुम्हारा न्यूक्लियस है और आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या सर्कुलर पाथ में नील बोर के अकॉर्डिंग सर्कुलर घूम रहे हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं और इसीलिए एस ऑर्बिटल का जो शेप बन के आता है वो आता है स्फेरिकल शेप। हमेशा ध्यान रखिएगा, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा कहलाएगा? स्फेरिकल शेप। जिस प्रकार आपके ब्लैडर या फुटबॉल के ट्यूब के आसपास चारों तरफ आपको फुटबॉल का कवर नजर आता है और इतना भयंकर कवर होता है कि बच्चों को उसके अंदर का ट्यूब दिखता ही नहीं है। क्या आपको कभी फुटबॉल के अंदर का ट्यूब दिखाई देता है? नहीं, एक छोटा सा छेद होता है जिसमें आप पंप लगा के हवा भर सकते हो, दैट्स इट। आपको ट्यूब नहीं नजर आएगा जब तक आप ऊपर के कवर को काट नहीं दो। क्या मैंने सही बोला? ठीक उसी तरह आपका ये जो 1s ऑर्बिटल होता है, इसके इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से घूम के घेरते हैं। मतलब जब आप ये फोटो बनाओगे एटम का तब आपको टेक्निकली न्यूक्लियस नज़र ही नहीं आएगा क्योंकि इस न्यूक्लियस को इस 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने इस तरीके से रोटेशन किया है कि ये इन्होंने एक स्फेरिकल बॉडी बना ली है। समझ में आ रही बात? मतलब इस न्यूक्लियस को 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने चारों ओर से घेर रखा है क्योंकि उसका शेप कैसा है? स्फेरिकल। अच्छा, मैं कभी भी एक फोटो से इस एटम को नहीं देख सकता, मुझे एटम के लाखों फोटो लेने पड़ेंगे करके। तो कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, कभी यहाँ, 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 कभी सामने, कभी पीछे, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो जब आप बहुत सारी फोटोज मिलाओगे तो आपको नजर आएगा कि न्यूक्लियस को 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने चारों तरफ से घूम के कवर किया। कभी वो यहाँ दिखे, कभी यहाँ दिखे, कभी यहाँ दिखे, कभी यहाँ दिखे, कभी यहाँ दिखे। जब आपने सारी फोटो मिक्स करी तो आपको न्यूक्लियस नज़र ही नहीं आया। दैट मीन्स 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेरना। दैट इज योर 1s ऑर्बिटल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल शेप। जब मैं इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को और एक्सटेंड करके देखूं और मैं इसे 1s की जगह 2s के लिए देखूं तो देखिए क्या होगा। 2s में भी क्या होगा भाई? पहले तो तुमको 1s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से निपटना पड़ेगा। तो अगेन तुमको 2s ऑर्बिटल देखने से पहले 1s ऑर्बिटल से निपटना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा देखो 1s ऑर्बिटल हो गया, ये तुम्हारा 1s ऑर्बिटल हो गया। देखो ठीक है। अच्छा, जब थोड़ा सा दूर गए तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो गई। आप देखो थोड़ा छिद्रा छिद्रा नजर आने लगा। ये हो गया। अगेन दिस इज योर 1s ऑर्बिटल। आपको एटम में ये अभी भी 1s ऑर्बिटल दिख रहा है क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक तो 1s ही होगा। तो मैं इसको एक लाइन से मैं इसको ऐसा डैश डैश करके मैं इसको कवर अप कर देता हूँ। ये अब आप देखेंगे कि थोड़ी दूरी तक आपको कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि थोड़ी दूरी तक आपको कोई इलेक्ट्रॉन ही नजर नहीं आ रहा है। आपको कोई इलेक्ट्रॉन नजर ही नहीं आ रहा है। ये देखो, यू आर नॉट ऑब्जर्विंग एनी इलेक्ट्रॉन आउट देयर। लेकिन उसके बाद फिर आप देखोगे कि अचानक से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम से ज़्यादा बढ़ गई, एकदम हैवी हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम से बड़ी दिखने लगी।
मतलब आपको फिर यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नज़र आने लगे और इनका शेप भी बिल्कुल 1s की तरह है, स्फेरिकल। यानी इसने क्या किया, इनफैक्ट जब आपने 2s ऑर्बिटल को देखा तो इसने इतना भयानक तरीके से कवर किया है कि आपको ना तो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और ना ही 1s ऑर्बिटल नज़र आ रहा है। यानी अब क्या हुआ, जिस प्रकार तुम्हारे न्यूक्लियस को, जिस प्रकार आपके न्यूक्लियस को 1s ऑर्बिटल ने घेर रखा है, 1s ऑर्बिटल को आपके 2s ऑर्बिटल ने घेर रखा है, 1s ऑर्बिटल को आपके 2s ऑर्बिटल ने घेर रखा है। यानी अब आपने समझे क्या हुआ, न्यूक्लियस हो गई मेरी बनियान, बनियान के ऊपर डाली मैंने टी शर्ट, तो मेरी टी शर्ट हो गई मेरा 1s ऑर्बिटल। अब न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है 1s ऑर्बिटल के लिए, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस को चारों तरफ से 1s ने घेर लिया, लेकिन 1s को 2s ने घेर लिया। दैट मीन्स क्या हुआ, अगर मान लीजिए मैं एक टी शर्ट और ले आऊं और उस टी शर्ट को मैं ऐसा ढक लूं, ये देखो, तो अब आप लोगों को ये बिल्कुल दिखाई नहीं देगा कि मैंने अंदर एक ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है, एक डार्क ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखी है। बनियान तो छोड़ ही जाओ, बनियान तो दिख ही नहीं रही है, बनियान के ऊपर जो मैंने 1s यानी कि फर्स्ट टी शर्ट पहनी है वो भी नहीं दिख रही है। अब उस 1s को पूरी तरीके से ये 2s ने कवर कर लिया, क्योंकि इसका शेप भी कैसा है, स्फेरिकल। दैट मीन्स आपने क्या किया, आपने फुटबॉल के ट्यूब के ऊपर एक कवर चढ़ाया और कवर के ऊपर एक और कवर चढ़ा लिया। ये बात समझ में आई आप लोगों को? कोई दिक्कत? नाउ इस बात को आप अगेन ऑब्जर्व करो कि ये एरिया अगर मैं इसे ब्लैक से कवर कर दूं, इमेजिनरी लाइन से, ये ब्लैक कलर की लाइन बच्चा लोग एक इमेजिनरी लाइन है, ये एटम के अंदर रियल में नहीं होती है। अगर मैं इस लाइन को कवर अप कर दूं तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एटम के अंदर ये स्पेस खाली है, दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, दिस इज एन एम्प्टी स्पेस, और इस एम्प्टी स्पेस को ही बोला जाता है नोड। दिस इज योर नोड वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। कितनी है? जीरो, जीरो। और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, जब मैं 2s से थोड़ा और आगे जाऊंगा तो फिर मुझे कुछ खाली जगह मिलेगी, लेकिन यहां से मुझे फिर इलेक्ट्रॉन दिखने लग जाएंगे, यहां से मुझे फिर इलेक्ट्रॉन दिखने लग जाएंगे। देखो शबड़ा 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 शबड़ा, तो शबड़ा बड़ा 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 इस तरीके से शबड़ा बड़ा 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 शबड़ा 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 चकला का चीचा चो चक चो चमरे नो वन डो चिक चो ये। तो दिस बिकम्स माय 3s ऑर्बिटल। यानी अब मैंने क्या करा, अब मैंने टी शर्ट के ऊपर एक और टी शर्ट पहन ली और अब इसको मैंने इस टी शर्ट से ढक लिया। अब आपको दिख ही नहीं रहा कि अंदर सफेद टी शर्ट भी है, समझ रहे हो? बनियान के ऊपर ब्लू कलर की टी शर्ट, ब्लू के ऊपर व्हाइट और व्हाइट के ऊपर अब ये काली टी शर्ट, समझ रहे हो? तो अब इस तरीके से ऑर्बिटल्स के ऊपर ऑर्बिटल्स आते जाएंगे। अब आप देखो कि यहां पर आपको अगेन एक नोड दिख रहा है, अगेन आपको एक नोड दिखाई दे रहा है। क्या बात समझ में आ गई? तो s ऑर्बिटल का शेप न्यूक्लियस के आसपास कुछ ऐसा होता है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने 2D बनाया है, रियलिटी में आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आता। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, कुछ स्टार बना के अपन पॉइंट लिखेंगे दैट साइज की अगर मैं बात करूं तो s द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। एंड अगर मैं एनर्जी की बात करूं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की, तो अगेन जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। सो देयरफॉर 1s से ज़्यादा बड़ा साइज और एनर्जी 2s की होगी, 2s से बड़ा एनर्जी और साइज 3s का होगा, 3s से ज़्यादा बड़ा साइज एंड एनर्जी 4s का होगा, एंड सो ऑन। लेकिन शेप रिमेन्स सेम, शेप रिमेन्स
सेम, यानी कि 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s सबका शेप स्फेरिकल ही रहेगा। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आ रही है? पक्की बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? पक्की बात? मैं 1s ऑर्बिटल का शेप मिटाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस लगेगी नोड के लिए। बच्चा लोग, नोड दो तरीके के होते हैं, एक पॉइंट लिखेंगे, नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नोड्स प्यारे प्यारे बच्चों दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहले होते हैं रेडियल नोड्स। पहले होते हैं रेडियल नोड्स। बेटा रेडियल नोड्स एज द नेम सजेस्ट, ये पूरे न्यूक्लियस की तरह गोल मटोल होते हैं, यानी ये नोड आपके न्यूक्लियस के चारों ओर होता है। मतलब जैसे आपने देखा कि 1s और 2s के बीच में एक ये नोड आया, तो क्या ये नोड सिर्फ ऐसा 2D होगा? नहीं, ये कैसा होगा, जैसे मैंने बनियान पहनी और बनियान के ऊपर मैंने टी शर्ट पहनी, तो ये अंदर की जो स्पेस है, ये जो अंदर की जो स्पेस है ये खाली है, तो ये जो खाली स्पेस होगी ये पूरे मेरे टी शर्ट और बनियान के शेप की होगी। ठीक उसी तरह अगर तुम्हारा न्यूक्लियस गोल है, मतलब न्यूक्लियस स्फेरिकल है, यानी चारों तरफ से गोल है, तो उसके आसपास जो स्पेस होगी वो भी तो गोल होगी, तो ये रेडियल नोड होता है। मतलब कि एम्प्टी स्पेस विच इज स्फेरिकल इन शेप, ये बिल्कुल स्फेरिकल शेप का होगा। यानी इमेजिन करो तुम्हारे टेनिस बॉल के अंदर जो खाली स्पेस है, अब वो खाली स्पेस क्या स्क्वायर है, रेक्टेंगल है? नहीं, वो भी बॉल के शेप का ही है। तो जिस शेप का तुम्हारा न्यूक्लियस है उसी शेप का अगर नोड होगा तो उसे रेडियल नोड बोलेंगे। तो आप देखो 1s और 2s के बीच में जो नोड आ रहा है ऑब्वियसली रेडियल नोड है। तो गाइस रेडियल नोड इज प्रेजेंट और सीन इन 1 या इन s ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल्स में ये नजर आते हैं। एंड रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है n-1। आप इस फॉर्मूले से s ऑर्बिटल में मौजूद नोड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट शेल में हूं, अगर मैं 1s ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं तो इसमें रेडियल नोड कितने हो जाएंगे? 0। आप देखो ना, ये तुम्हारा 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, और ये बिल्कुल न्यूक्लियस को चिपक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसते लेकिन उसके बिल्कुल आसपास होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस और 1s ऑर्बिटल के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए 0। लेकिन जब तुम 2s ऑर्बिटल की बात करोगे, यानी जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा, तो अब आप देखो 1s और 2s के बीच में देयर इज अ गैप। न्यूक्लियस और 1s के बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए नो रेडियल नोड। लेकिन 1s और 2s के बीच में एक गैप है, फॉर्मूला लगाओ 2 - 1 1, यस देयर इज एन एंगुलर नोड। ये रहा वो फर्स्ट एंगुलर नोड। जब आप थर्ड शेल पर जाओगे और जब आप लोग 3s की बात करोगे तो आपको दो नोड्स दिखाई देंगे। कैसे? देखो, न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल के बीच में कोई नोड नहीं, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड शेल के बीच में ये रहा एक नोड। फिर सेकेंड और ये थर्ड शेल, ये सेकेंड यानी कि 2s और ये 3s के बीच में आपको एक और नोड दिखाई दे रहा है। तो एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया, टोटल नोड हो गए 2। तो दिस इज टोटल रेडियल नोड। ये जो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ 3s की, यानी अगर आप थर्ड शेल पर s ऑर्बिटल बना रहे हो तो उस 3s के अंदर आपको कितनी खाली स्पेस दिखाई देगी? आप बोलेंगे 2, एक 1s और 2s के बीच में, एक 2s और 3s के बीच में। सिमिलरली अगर आप फोर्थ शेल पर पहुंच जाओगे, 4s के लिए निकालोगे तो आपको 3 दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एक नोड दिखाई देगा और फिर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। ये तो अगर आपका ये 4s ऑर्बिटल हो गया तो एक नोड ये दिख रहा है, एक नोड ये दिख रहा है और एक नोड ये दिख रहा है, 3 नोड दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज योर रेडियल नोड। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा प्यारा बच्चा लोग? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नोड जो कि मैं यहां लिख देता हूं इज योर एंगुलर नोड।
इज योर एंगुलर नोड। एज द नेम सजेस्ट, ये कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पर ही बनता है। और आप देखो कि क्योंकि आपके एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एंगल है ही नहीं। भाई एक गोलाकार का क्या एंगल, एक गोला सरफेस 360 डिग्री का होता है, उसमें आप कहां से कोई स्पेस निकालोगे, कहां से कोई एंगल निकालोगे। भाई एंगल तो उसका होता है जिसका एक पर्टिकुलर शेप हो। जैसे मान लो मेरे पास में एक लेटर है एल, तो इस एल में आप यहां से एंगल निकाल सकते हो 90 डिग्री का। अगर मान लीजिए मेरे पास में एक वर्ड है डब्ल्यू, तो आप यहां पर एक एंगल निकाल सकते हो, यहां पर एक एंगल निकाल सकते हो। लेकिन जो चीज गोल है ओ में कहाँ का एंगल, ओ का कोई एंगल नहीं हो सकता। हाँ, ओ का आप रेडियस जरूर निकाल सकते हो, लेकिन एंगल नहीं निकाल सकते। इसीलिए एंगुलर नोड कभी भी एस ऑर्बिटल के अंदर नहीं देखे जाते। दे आर ऑलवेज एब्सेंट इन एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में आपको हमेशा एंगुलर नोड की वैल्यू क्या दिखाई देगी, देयरफॉर एंगुलर नोड इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन एस ऑर्बिटल। क्या बात समझ में आ गई? तो ये पूरी कहानी, ये पूरी चर्चा आपके एस ऑर्बिटल के लिए हो गई मेरे प्यारा बच्चा लोग। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं और पी ऑर्बिटल के शेप को डिस्कस करते हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए।